देख रहे हैं RBN न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार। इंडिया के विपक्षी दलों द्वारा और इंडिया के नाम से एक गठबंधन बनाया गया है, जिसको लेके दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के नाम से हमेशा चुनाव लड़ती है, इस बार भी चुनावी मैदान में एनडीए के नाम से आएगी। उसको कहीं ना कहीं इंडिया नाम रखे जाने पर आप जो है नाराज़गी है। तो आज हमारे साथ बलबीर जी मौजूद हैं, बलबीर सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल है, उनको आखिरकार इंडिया नाम रखने से क्या परेशानी है। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है, ये भारत के नाम को क्यों, आज नया भारत है। इंडिया अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था, लेकिन इन्होंने ये जो चोला बदल के लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे चलने वाला नहीं है। इन्होंने जो इंडिया बनाया है, अब इनके अपना जो यूपीए था उसकी तो बस चली नहीं, इन्होंने देख लिया। अब जितने भी विपक्षी दल थे और जो दलों की जो विचारधारा ही नहीं मिलती थी, आज वो इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नाम रखने से कुछ नहीं होता जब तक वो अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे। ये नाम कुछ भी बदल लें, चोला बदलने से कोई भगवान नहीं बन जाता, चोला बदलने से कोई ईमानदार नहीं बन जाता। उनकी जैसी पीछे का जो उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, उसको देखते हुए वो कुछ भी कर ले। जैसे उन्होंने कर्म किए हुए हैं, आने वाले समय में भी वो उनके सामने आएगा। और भारत की जो जनता है वो बड़े सोच समझ के वोट करती है, और आने वाले समय में ये आपको देखने को भी अच्छी तरह से मिलेगा। सर, जैसे कि अभी आपने कहा था कि नाम रखने से कुछ नहीं होता, फिर जब इन्होंने विपक्ष ने अपना इंडिया नाम रख लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी नहीं? देखिए, हमें खाली ये विरोध है कि इन्होंने इस प्रकार का नाम क्यों रखा है, लोगों को बहकाने के लिए इंडिया को क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक भारत माता का जो नाम है उसको क्यों ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अपने को भारत इंडिया से जोड़ के क्यों दिखाना चाह रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है, तो कम से कम भारत देश को तो उसके साथ ना जोड़ें। क्योंकि विदेशों में क्या लगेगा कि इंडिया क्या होता है। उन्होंने अपना कोई अलायंस रखा था, उसको इन्होंने लोगों को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की है, और विदेशों में भी इसका एक गलत असर जाएगा। देखिए, भारत की एक अपनी परंपरा रही है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भारत के नाम पे वोट नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2024 में मोदी जी के रास्ते काफ़ी कठिनाईपूर्ण हो सकते हैं या मुश्किलें खड़ी कर सकता है ये इंडिया गठबंधन? तभी देखिए, ये तो हर बार लोगों को लगता है, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 सालों में काम किया है, वो सबके सामने है। जो गरीब जनता बैंक के अंदर जा तक नहीं सकती थी, उन 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। आज सरकार की कोई भी सहायता गरीब लोगों को पहुंचनी होती है तो वो एक बटन दबाने पे पूरे 100 के 100 रुपये उनके खाते में पहुंचते हैं। उससे पहले पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने कहा था कि 100 रुपया जो दिल्ली से चलता है वो राज्यों में जाके 15 पैसे पहुंचता है। आज वो चोर उचारी सब खत्म हो गया है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, आज 10 करोड़ लोगों को करीबन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के कनेक्शन दिए गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है। तो क्या ये कम काम है? हम इस पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों का ख्याल रख के काम किए हैं, और हमें इस प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ये विपक्षी पार्टियां किसी भी प्रकार की रोड़ा लगाने की कोशिश कर पाएंगी। सर, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए तो पहली बार जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी नज़र आ रही। देखिए, इंडिया गठबंधन ये सारे वही लोग हैं। पहले यही केजरीवाल साहब थे, ये लल्लू प्रसाद यादव को चोर बताते थे, शरद पवार को चोर बनाते थे, नीतीश जी को चोर बताते थे। इन्होंने किस नेता को छोड़ा था? आज वो उनके साथ मिलके और इकट्ठा हो रहे हैं। तो सब चोरों की ये बारात दोबारा से इकट्ठा होने की वो हर बार ये कोशिशें करती हैं, लेकिन जनता इनको जब समय आता है सही जवाब देती है, और उसके बाद इनकी क्या होता है ये अभी दोबारा इनके सामने 2024 के चुनाव में आ जाएगा। अच्छा सर, बात करी जाए दिल्ली के अंदर पिछले कई सालों से पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या देखने को मिली, और जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती आई है। लेकिन अब जिस तरह से वाटर एटीएम दिल्ली के अंदर खोले जा रहे हैं, 4 की शुरुआत हो गई और पूरी दिल्ली में 500 नए वाटर एटीएम खोलेंगे, नहीं लगता आपको इससे एक पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा? भाई साहब, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 8 एटीएम से क्या होने वाला है? क्या होता है एटीएम? ये कोई टेक्नोलॉजी? पानी तो वहाँ भी लाना पड़ेगा। जब पानी आप 8 जगह पानी ला दोगे,
8 कितने लोग ले लेंगे एक एटीएम से? अगर वो पानी, एटीएम क्या है? वो पानी का एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा सेंटर है, वो क्या एटीएम है? उससे क्या होने वाला है? यहाँ 2.5 करोड़ की जनता में से आज भी 80 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था कि 2017 में मैं पूरे दिल्ली में नल से जल दूंगा। आज 2017 को गए हुए 6 साल हो गया है, लेकिन आज तक ये बताया कि कितनी कॉलोनियों में इन्होंने जल से नल दिया है। हमारे पूरे संगम विहार की विधानसभा है, देवली विधानसभा है, यहाँ पे आप देखेंगे आज भी लोग 200-200 रुपये दे के अपनी 50 लीटर 100 लीटर की टैंकी इन्हीं के माफियाओं के द्वारा भरवाते हैं। तो ये केजरीवाल का नाकामी है। कहाँ पे पानी दिया है? अगर दिल्ली में आज भी हमारी जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ हैं या हमारी इर्रेगुलर कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे दिल्ली की 60% जनता रहती है, वहाँ पे कहाँ पानी की सुविधा है? आप देखिए ना। तो ये तो खाली कहने की और विज्ञापनों की सरकार है। बड़े बड़े विज्ञापन दे देंगे कि एटीएम के, बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए कि एटीएम से दिल्ली को पानी मिलेगा। आप अच्छी तरह सोच सकते हैं कि 8 एटीएम से तो क्या होने वाला है? एक छोटी सी कॉलोनी के लोग भी उस एटीएम से पानी नहीं पी सकते। सर, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का देवली विधानसभा में आगमन हुआ था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौगात यहाँ पे देखी गई? नहीं, देखिए यहाँ पे उन्होंने एक स्कूल में कुछ कमरे और बनाए हैं, वो बनाते रहते हैं। 500 स्कूल बनाने थे, उसमें से 5 स्कूल बना दिए क्या? उनके आज 10-11 साल पूरे होने वाले हैं। वो कहाँ गया उनका वायदा? और जब यहाँ पे आए थे तो आपने देखा होगा संगम विहार और देवली की जनता ने उनका रास्ता रोक दिया था, क्योंकि वो इस चुनाव से पहले 2020 से पहले भी यहाँ पे आए थे और तब ये कह के गए थे कि मैं यहाँ पे पानी की सुविधा पूरे देवली और संगम विहार में दे दूंगा। उसके बाद उनका अब आना हुआ है। अब आने के बाद भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी के माफिया उसी प्रकार से काम कर रहे हैं लगातार। तो लोगों ने उनको घेरा और उनकी औकात उनको बताने की कोशिश की। सर, बात करी जाए रमेश बिधूड़ी जी की। अभी हाल ही में संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी जी ने अरविंद केजरीवाल जी को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं छोटा दुर्योधन बौना दुर्योधन लेके संबोधित किया था। क्या ये उनकी गरिमा? देखिए, जिस प्रकार से दुर्योधन ने पांडवों को ठगा था और जिस प्रकार से उन्होंने झूठ बोल के उस समय की जो लोग रहे होंगे उनको ठगा था, उसी प्रकार की नीति हमारे मुख्यमंत्री साहब अपना रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, उन्होंने अपने जो उनके साथी थे उनको ठगा। आज उनके साथी देखिए सारे कुकर्म इसने किए, लेकिन अब अंदर जेल में कौन है? इनके 2-2 मंत्री जेल में हैं। तो इन्होंने जो काम किया वही दुर्योधन की नीति की मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, और उन्होंने पूरा उसके बाद संघर्ष हुआ, उसके बाद पांडवों की जीत हुई। इसी प्रकार इन्होंने अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही साथियों के साथ जो अन्याय किया है वो स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं। चाहे वो प्रशांत भूषण जी रहे हों, चाहे वो कुमार विश्वास रहे हों, चाहे वो जो भी आप देखेंगे, अन्ना जी के साथ तो इन्होंने किया ही था, लेकिन उसके बाद भी इनके जितने साथी थे आज इनके साथ कोई भी नहीं है। और दिल्ली की जनता भी आने वाले समय में इनका साथ छोड़ देगी। तो हमारे सांसद आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी ने कल संसद में जो उन्होंने अभिभाषण दिया वो बिल्कुल सही था और तर्क पे आधारित था। और आपने देखा होगा उन्होंने इनको जो संज्ञा दी है दुर्योधन की, वो बिल्कुल सही बैठती है। अच्छा सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। 2024 लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे पूरे देश के अंदर देखा जा रहा है कि डर का माहौल। जहांगीरपुरी वाला जो मुहर्रम था, मुहर्रम की तस्वीरें हमने देखी। उसके अलावा जो बरेली में जो कांवरों के साथ जो हुआ वो हमने देखा। उसके बाद नूह में जो हिंसा हुई वो भी हमने देखी। कहीं ना कहीं विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करने को उतारू हो जाती है। नहीं, कोई धर्म की राजनीति नहीं है। हाँ, उन लोगों में डर का माहौल जरूर है जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं, उनमें डर का माहौल है। और ये जब तक डर का माहौल नहीं लगेगा, जब तक देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। ये तो कहने की बातें होती हैं। इससे पहले कितने झगड़े होते थे, इससे पहले कितने इस प्रकार की घटनाएं होती थी। कुछ गिनी चुनी घटनाएं होती हैं और उसको भी किस प्रकार से इमीडिएटली कंट्रोल किया जाता है ये सबके सामने है। अगर मणिपुर में कोई दुर्घटना हुई है, कोई घटना हुई है, तो उसको भी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं जाके किस प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल किया। इससे पहले जब मणिपुर में इस प्रकार के दंगे हुए थे तो 750 लोग मरे थे, लेकिन इस प्रकार जैसे ये घटनाएं शुरू हुई उसको केंद्र सरकार ने पूरी तन्मयता के साथ कंट्रोल किया
और देख रहे हैं कुछ ही समय के बाद वहाँ भी पूरी तरह से शांति हो जाएगी। जहाँ तक नूह की बात है, देखिए कुछ आपराधिक तत्व, कुछ क्रिमिनल लोग होते हैं जो इस प्रकार का काम करने के लिए उनको मौका चाहिए होता है, उन्होंने किया, लेकिन अब सरकार ने उस पर भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि पूरे भारतवर्ष में, वो चाहे कश्मीर हो, कश्मीर में आप देखते हैं आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आए दिन लोगों का किडनैप होता था, आए दिन लोगों की हत्याएं होती थी। आज क्या हाल है वहाँ पे? जब हम कश्मीर को हमने सुधार दिया है तो ये नूह, मेवात, कोई भी इस प्रकार का कोई भी राज्य होगा उसको भी पूरी कड़ाई से कानून का नियंत्रण रहेगा और कानून का पालन करते हुए लोगों को डरे ना लोग। देखिए जो अपराधी नहीं है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी आदमी इस प्रकार की आपराधिक ताकतें देश में पैदा होगी तो उनको अच्छी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो चुनाव होने वाला है बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि जो विपक्ष द्वारा, जो 26 विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया गया है, उसको लेके हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है और चुनाव आयोग का भी दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है।